हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ पार्ट 3। इस थर्ड पार्ट में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एमटीपी भी कहते हैं शॉर्ट में। और उसके बाद हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। का मतलब यह हुआ कि अगर आप अपनी स्वेच्छा से, है ना, गर्भ को जो है वो अबॉर्ट करे तो उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है। MTP is considered as indispensable where pregnancy could be dangerous to the mother of the fetus or both in the cases। कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं गर्भावस्था में कि मदर को या फीटस को लाइफ का खतरा हो जाता है, उनकी जान को खतरा हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उसके लिए कहते हैं कि आपको ये कराना होगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि मदर और फीटस दोनों की जान को खतरा हो सकता है। उस केस में ये लीगल भी है। वैसे तो एबॉर्शन लीगल नहीं होता है, राइट, लेकिन ऐसे केसेस में जो है वो मेडिकली टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को बोला जाता है और वो कर सकते हैं। ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए, या कई बार ऐसा होता है जेनेटिक कंसीलिंग भी किया जाता है, जिसमें कि हम जो फीटस है वो अगर उसमें कोई जो डिजीज है, क्रोमोसोमल एबरेशंस है, जिससे कि आगे चल के वो बच्चे में बहुत ज़्यादा ऐसी जेनेटिकल डिजीजेस हो सकती हैं। उस केस में भी जो है वो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये है कि अपनी स्वेच्छा से, लेकिन स्वेच्छा का मतलब ये नहीं है कि अगर बच्चा हेल्दी भी है, फीटस जो है वो हेल्दी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, तो भी जो है उसको एबॉर्शन कराया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उन केसेस में है जब डेंजर हो मदर की लाइफ को या फीटस की लाइफ को, या ऐसे केसेस में भी कि अगर बच्चे में कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो तो उस केस में। MTPs are considered relatively safe during the first trimester। किस टाइम जो है प्रेगनेंसी के किस टाइम जो है वो MTP फॉलो किया जा सकता है? इट इज सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 12 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी है तो उस समय MTP किया जा सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर, लेकिन दूसरी तिमाही यानी कि जो है आपका नेक्स्ट 12 वीक्स यानी कि 24 वीक्स का अगर फीटस है तो उस समय जो है अबॉर्शन करना रिस्की हो जाता है। One disturbing trend observed in that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too। लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है कि MTP जो है परफॉर्म किया जा रहा है and it is illegal, and this is just because of क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनकी क्वालिफिकेशंस ही नहीं है डॉक्टर की, वो इन अनसेफ जो है प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। ये सारी चीजें हैं कुछ। तो आपको यहां पर अभी ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि MTP किस टाइम जो है वो करना सेफ है और किस टाइम करना सेफ नहीं है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 मंथ्स जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइम MTP किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर, अगर फीटस सेकेंड ट्राइमेस्टर का है तो उस समय MTP करना डेंजर हो सकता है। MTPs are considered relatively safe during the first, ये ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अगर हम इसके स्टैटिस्टिक्स को देखें, अराउंड 45 to 50 million MTPs are performed worldwide each year।
45 से 50 मिलियन MTPs हर साल किए जाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू अबाउट 1/5 ऑफ ऑल कंसीव्ड प्रेगनेंसी, यानी कि 1/5 जितनी भी कंसीव्ड प्रेगनेंसी हैं उसमें से 1/5 जो हैं वो MTP के थ्रू अबॉर्ट की जाती हैं. So legalization and acceptance of MTPs vary across countries due to the emotional, ethical, religious and social issues. So MTP का जो कानूनीकरण किया गया है और इसको acceptance जो दिया गया है देशों में, अलग अलग देशों में, ये इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ का जो भावनात्मक पहलू क्या है, उनकी नैतिक आधार क्या है, धार्मिक रिलीजियस बिलीव्स क्या है ना, और सामाजिक मुद्दे क्या हैं. सो अलग अलग कंट्रीज में ये चीज़ अलग अलग होती है. सो उनके अकॉर्डिंग जो है MTP को वहाँ पर लीगलाइजेशन और एक्सेप्टेंस मिला है. इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कैसे और कब लीगलाइजेशन मिला. तो इन द इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज्ड MTP इन 1971 विद स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज. इंडिया में इस चीज को यानी कि MTP को लीगलाइजेशन कब मिला है? 1971 में, लेकिन इस शर्त पे कि किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर जो MTP का है वो कोई मिसयूज ना हो. These restrictions aim to prevent the indiscriminate and illegal female foeticide. क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही ये पता चलता है कि जो भ्रूण है वो फीमेल है तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाता है. सो MTP के जरिए वो ये जान लेते हैं कि बच्चा मेल है या फीमेल. सो जैसे ही पता चलता है कि फीमेल, तो इलीगल तरीके से जो है वो उसको फीमेल फोर्टिसाइड फिनोमिना इसको बोलते हैं कि भ्रूण जो अगर फीमेल है तो उसको अबॉर्ट करा दिया जाए. और ये चीज़ जो है वो MTP का सहारा लेकर होती है और ये इलीगल है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है इंडिया में. सो इंडिया में जब इस चीज को लीगलाइज किया गया तो इस चीज को खास बोला भी गया कि इस चीज पर ध्यान दिया जाए कि कहीं इसका मिसयूज ना हो, इलीगली कहीं जो है अबॉर्शन ना कराए जा रहे हों. सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1971 में इस MTP को लीगलाइज किया गया. रीजन फॉर MTPs क्या है? MTP के कारण अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू द कॉजल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर और रेप. सो कई बार क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं क्योंकि उस टाइम कई बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है. दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव फेल्योर. कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया गया है लेकिन फिर भी जो है वो फेल्योर हो गया है एंड वहां उस केस में प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई है. कई बार रेप के विक्टिम्स होते हैं, सो उस केस में भी जो है वो MTP कराई जा सकती है. हेल्थ रिस्क टू द मदर और फीटस. लेकिन MTP जो है वो हमेशा जो है वो सही नहीं होता. MTP सही सिर्फ तब होता है कि जब फीटस जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का हो. सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में आप अबॉर्शन जो है वो MTP के थ्रू नहीं करा सकते क्योंकि इसमें मदर और फीटस दोनों की लाइफ को खतरा होता है. Such a continuation of pregnancy could be harmful और fatal. लेकिन कई जगह इस तरीके से जो है वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स जो होते हैं वो ये ध्यान ही नहीं रखते और अबॉर्ट कर देते हैं और उस केस में क्या होता है कि मदर और फीटस कई बार दोनों की भी डेथ हो जाती है. सो इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी जो इस चीज को देख रही है इसके लीगलाइजेशन को, उनको अपनी आई को बिल्कुल ओपन रख के ये देखते रहना चाहिए कि कहीं इस पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है एक तरह से उसका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा. Safety of MTP. MTP are considered relatively safe during the first trimester. ये हमने पहले ही कवर कर लिया कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है तो MTP जो है वो सेफ है. सेकेंड ट्राइमेस्टर जो है
उसमें रिस्क है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर किसी को एमटीपी के थ्रू जो अबॉर्ट करना है, सो उस केस में ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। Illegal MTPs. A concerning trend in the prevalence of the illegal MTPs performed by qualified individual, which can be unsafe and life-threatening. लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कई बार जो है अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स ही कर रहे हैं, कई बार क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि उनको पैसे बनाने होते हैं। बट ये सारी चीजें जो हैं वो एक अलग ही जो है वो टॉपिक है। बट हमें यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि एमटीपीज होता क्या है, एमटीपीज किस जो है फीटस किस अवस्था में एमटीपीज को जो है अबॉर्ट किया जा सकता है और किस में अनसेफ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस यूज ऑफ अमीनो सिंथेसिस, मैंने पहले भी अमीनो सिंथेसिस का जो है हमारा जो फर्स्ट जो इस पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अमीनो सिंथेसिस होता क्या है। एक्चुअली अमीनो सिंथेसिस में अगर ये मदर का वूम है तो यहाँ पर अगर इसमें ये बेबी है, सो उस केस में क्या होता है कि इस बेबी के चारों ओर जो है, ये फीटस के चारों ओर जो है वो एक लिक्विड होता है और बॉडी के से बहुत सारी डेड सेल्स जो होती हैं वो निकल रही होती हैं और इसमें वो डेड सेल्स इसमें पड़ी रहती हैं इस लिक्विड में। सो उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर अमीनो सिंथेसिस ये जानने के लिए करते हैं कि बेबी में कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से उस जब लिक्विड को निकाला जाता है तो बेबी की जो फीटस है उसकी बॉडी से निकलने वाले डेड सेल्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं और उसको एनालाइज करके जो कैरियोटाइप है वो निकाल लिया जाता है और देखा जाता है कि कोई भी तरह का कहीं जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। सो ये अमीनो सिंथेसिस का एक अच्छा उपयोग है। लेकिन कई बार अमीनो सिंथेसिस का जो है मिसयूज होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, अनबॉर्न चाइल्ड, क्योंकि जो 23rd क्रोमोसोम होता है उसका भी कैरियोटाइप आएगा, वो देख लिया जाएगा कि वो XX वाला है या XY टाइप है, यानी कि मेल और फीमेल, ये पता किया जा सकता है। So if the fetus is female, MTP can be performed, which is against the law and poses risks to both mother and fetus. लेकिन fetus कई बार फीमेल होती है तो फीमेल फर्टिसाइड लोग करते हैं और उस केस में वो है MTPs के थ्रू जो है उस बेबी को अबॉर्ट कर देते हैं because they want male child. और ये हमारे लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है और इसको करने में कई बार मदर और फीटस दोनों की लाइफ को खतरा हो जाता है। सो ये सारी चीजें जो है अमीनो सिंथेसिस है चाहे एमटीपीज है, ये सब अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही होने चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ होनी चाहिए। नीड फॉर कंसीलिंग एंड हेल्थ केयर, effective concealing on avoiding unprotected intercourse and the risk of illegal abortion can help reverse the trend of unsafe MTPs. So ये effective concealing होना बहुत जरूरी है, नहीं, क्योंकि अगर जो है असुरक्षित यौन संबंध बनाए जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया या इफेक्टिव कंसीलिंग किया तो उस केस में जो है वो प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव हो जाती है तो फिर वो इसी चीज का सहारा लेते हैं और कई बार ये एमटीपीज अनसेफ होती हैं क्योंकि जो फीटस है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से निकल के सेकेंड ट्राइमेस्टर में जा चुका होता है। Providing better healthcare facilities and information can further contribute to reducing the unsafe abortion practices. So, ये कब होता है? जब सेक्स एजुकेशन लोगों के पास ना हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन की जाए इसकी एजुकेशन लोगों के पास ना हो। सो बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज अगर लोगों तक पहुंचेगी, जानकारी जो है बेटर तरीके से लोगों के पास पहुंचेगी और लोग इसके लिए अवेयर होंगे तो ये चीज करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि लोगों को ये पता होना कि किस तरीके से आप सेफ सेक्स कर सकते हैं, क्या जो है बैरियर मेथड्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेव करना क्यों रिस्की होता है। कि अभी हमारा आने वाला टॉपिक अगला जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कई बार लोगों को पता नहीं होता क्योंकि वो एक से ज्यादा लोगों से अपने यौन संबंध बनाते हैं, तो उनको पता भी नहीं होता कि अब इस पर्टिकुलर टाइम में उनके बॉडी में ये पर्टिकुलर डिजीज है और वो स्प्रेड भी हो रहा है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेफ सेक्स होना, और ये तभी हो सकता है जब लोगों को इसके बारे में पता हो। Sexually transmitted disease in sexually transmitted infections or venereal diseases, infection that spread primarily through sexual contact। so ऐसे diseases जो sexual contact के दौरान होते हैं, यानी कि वो डिजीज सिर्फ सेक्स करने से ही फैलते हैं, ऐसे टच करने से, छूने से नहीं फैलते। क्योंकि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान जो होता है वो लिक्विड का ट्रांसमिशन होता है, मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, और उस केस में क्या होता है कि संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये लिक्विड ट्रांसमिशन जो होता है वो जो एक पर्सन से जब दूसरे पर्सन में होता है, और ब्लड के दौरान अगर ब्लड भी चढ़ा दिया गया तो भी ये हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेरा कहने का मतलब है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, सो उस केस में भी ऐसा हो जाता है। सो ये इस चीज के बारे में भी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि अनसेफ सेक्स करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के संभावना बढ़ जाती है। कॉमन एसटीआईज, कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस हैं वहां ये इनके नाम दिए गए हैं, और किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस से होते हैं उसके बारे में भी है। सो गोनोरिया, गोनोरिया एक बहुत ही संक्रमण बीमारी है जो कि बैक्टीरिया से होती है, और ये जो बैक्टीरिया है वो निसेरिया गोनोरिया है। सिफिलिस कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, ट्रिपेनोमा पैलिडियम। सिफिलिस भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसके कई स्टेजेस होते हैं, और इसमें ये भी होता है कि पर्टिकुलर एक स्टेज में आकर अगर ये ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ये ब्रेन के कई पार्ट को डैमेज कर सकता है, कई ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, किसी भी जो ऑर्गन है उनको डैमेज कर सकता है। वैसे तो इसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन एक बार अगर बॉडी में कोई जो ऑर्गन है वो डैमेज हो चुका तो उसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता। हालांकि बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन कई बार ये बीमारियां ऐसी होती हैं जब ये अपने पर्टिकुलर स्टेज में पहुंच जाती हैं तभी ये डायग्नोज हो पाती हैं, क्योंकि तभी ये अपने बॉडी में कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखा रही होती हैं। सो इसलिए इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेस हैं उनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। क्लेमाइडियोसिस, ये भी एक बैक्टीरिया की से होने वाली डिजीज है, जिसका जो बैक्टीरिया है वो क्लेमाइडिया है। ट्राइकोमोनियासिस, ये एक प्रोटोजोआ से होने वाला डिजीज है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। जेनाइटल हर्पीज कॉज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ये वायरस से होने वाला डिजीज है। वैसे एक और भी बहुत वायरस से होने वाला बहुत ही जो है डिजीज जो कि बहुत ही डेंजरस है वो है HIV, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है। HIV जो है वो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और HIV पॉजिटिव पर्सन होते हैं जिनमें कि ये टेस्ट मतलब कि उनके बॉडी में ये वायरस पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं HIV पॉजिटिव। और फिर एड्स क्या है? एड्स जो है वो एक सिंड्रोम है। जब पर्सन HIV पॉजिटिव हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके बॉडी में HIV वायरस प्रेजेंट है। अब वो वायरस क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है, और मल्टीप्लाई कब करेगा? जब वो हमारे DNA में इंसर्ट हो जाता है, तब वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है।
और जब वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है तो हमारी जो WBC सेल्स हैं, जो कि हमारे लिए एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं बॉडी में, किसी भी तरह की जो हमारे जर्म्स बॉडी में आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, डिजीज आ रहे हैं, कफ, कोल्ड, इन सब से लड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं, और वो फॉरेन से, बाहर से आने वाले जितने भी बैक्टीरिया, वायरस हैं, उनको जो है वो कंट्रोल करते हैं, खत्म करते हैं। पर ये HIV का जो वायरस है, ये क्या करता है, ये आपके जो WBC हैं उसमें एक CD4 काउंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डिजीज को पकड़ने के लिए, डिजीज को पहचानने के लिए। उसके नंबर्स को कम कर देता है। यानी कि आपके बॉडी में अगर कोई डिजीज, कफ एंड कोल्ड हुआ तो अब वो ठीक नहीं हो पाएगा। लंग से रिलेटेड कोई बीमारी हुई, वो ठीक नहीं हो पाएगी। और धीरे धीरे बॉडी जो होता है वो स्टोर हाउस बन जाता है। और अगर हम इसके रोकथाम की बात करें तो लकीली अभी जो है वो कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो डिस्कवर हो चुकी हैं, जिससे कि हम अपने बॉडी में, अगर किसी HIV पॉजिटिव पर्सन है तो उसके बॉडी में वायरस के नंबर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। ART मेडिसिन्स जो है वो वायरस के नंबर्स को कंट्रोल कर सकती हैं, यानी कि HIV पॉजिटिव पर्सन भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। पहले तो ये था कि HIV पॉजिटिव मतलब अब कुछ दिनों में डेथ हो जाती थी, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं था। लेकिन अभी हम इस स्टेज तक तो पहुंच चुके हैं कि मेडिसिन के थ्रू हम इसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, और एक अगर अच्छा खान पान और एक हेल्दी लाइफ अगर आदमी जो है वो अडैप्ट करे तो काफ़ी लंबा नॉर्मल लाइफ की तरफ वो भी जी सकता है। सो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है मेडिकल साइंस के थ्रू। इसी उसमें अगर हम बात करें कि ट्रांसमिसिबल डिजीज और इन्फेक्शंस दैट आर passed on by the sexual intercourse are known as venereal diseases, और reproductive tract infections और sexually transmitted disease, यानी कि ऐसी रोग जो सेक्स के दौरान, सेक्स करने के दौरान जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चली जाए, और ये इसके थ्रू ट्रांसफर होती है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, मल्टीपल पार्टनर से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, अगर किसी HIV पर्सन है या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है का पर्सन का जो ब्लड है वो किसी हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया जाएगा तो उसको भी होने के चांसेस हैं, इनफेक्ट हो जाते हैं। सिरिंज, इसीलिए ये सारी चीजें आप देखते होंगे कि ब्लड किसी को भी ट्रांसफ्यूज करने से पहले उसका क्या करते हैं, ब्लड का टेस्ट किया जाता है। सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी हो सकता है जब हम इसके ऊपर खुलकर बात करें। These diseases are reported high among the individuals of age 15 to 24. 15 से 24 साल के लोगों में ये ज्यादा देखा गया है। अब इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर एज के लोगों के बीच में इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, उनको बताया नहीं गया है, और अगर बताया भी गया है तो इस चीज को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है। कई बार ऐसा भी होता है। सो ये सारी चीजें हैं। The early genital symptoms of STDs include the following in the genital region. अगर genital symptoms अगर की बात करें कि STDs में क्या हो सकती हैं genital symptoms, तो itching हो सकती है। genitals के parts जो होते हैं वहां पर काफी ज्यादा itching होगी। फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा। ऐसा फ्लूइड नॉर्मली डिस्चार्ज नहीं होता, नॉर्मल केस में इस तरह के फ्लूइड डिस्चार्ज नहीं होते। स्लाइट पेन, जो जेनाइटल्स हैं उनमें पेन महसूस करेंगे, और ये बहुत ही एबनॉर्मल सा पेन होता है। स्वेलिंग्स, जेनाइटल्स में स्वेलिंग्स भी देखने को मिल सकती है। सो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स जेनाइटल्स में है तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, और डॉक्टर्स जो हैं उसके टेस्ट के थ्रू उसको एग्जामिन करके सिम्टम्स को पहचान के ये बता सकते हैं सही समय पर कि कौन सी STDs हैं, और है अगर हो भी गई हैं तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
The infected person do not seek medical help for the following reason: absence or appearance of less significant symptoms in the early stages of infection. कई बार क्या होता है कि जो पर्सन जो है इन्फेक्टेड है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ही उसको नहीं दिख रहे हैं। अगर स्टार्टिंग में ही उसको ये सिम्टम्स दिख जाएगा तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर उसकी रोकथाम सही समय पर करा सकता है। लेकिन ज्यादातर एसटीडीज जो है जब बहुत फाइनल स्टेज तक पहुंच जाते हैं, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक, सिफिलिस के केस में खास तौर से, तभी वो अपने सिम्टम्स शो करना शुरू करते हैं और उस टाइम तक कई बार बॉडी के ऑर्गन्स में डैमेज भी हो चुका होता है। सोशल स्टिग्मा एसोसिएटेड विद डिजीज। एसटीडी जो है वो हमारे समाज में एक कलंक की तरह ट्रीट किया जाता है कि अगर किसी पर्सन को हो गया तो लोग उससे ठीक से बात नहीं करते, उसके साथ उठते बैठते नहीं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसटीडी को हमें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे कि एक अवेयर जरूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसको बहुत इजीली लेना चाहिए, लेकिन किसी को टच करने से, छूने से, है ना, बात करने से, साथ खाने, उठने बैठने से एसटीडी नहीं फैलता है। 3 वायरल इंफेक्शंस, एड्स, genital herpes and hepatitis B cannot be cured while the others are curable STDs. ये पर्टिकुलर एसटीडीज जो हैं ये अभी तक फुल्ली क्योर नहीं किए जा सकते, लेकिन जैसा मैंने कि बताया आपको कि एड्स जो है वो कंट्रोल अभी किया जा सकता है। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के क्या तरीके हैं? एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, मैंने पहले भी बताया। शेयरिंग कॉन्टामिनेटेड नीडल्स और द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कई बार क्या होते हैं कि लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, कॉन्टामिनेटेड नीडल्स यूज करना शुरू कर देते हैं, उस केस में जो है वो ट्रांसमिशन हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जो है, इसलिए ब्लड को बिना टेस्ट किए कभी भी किसी को जो है ट्रांसफ्यूज नहीं करना चाहिए, और ये हॉस्पिटल्स में फॉलो भी किया जाता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो फीटस को भी हो सकता है। सो ये सारी चीजें जो है वो ट्रांसमिशन के तरीके हैं और इस चीज में काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। सिम्टम्स ऑफ एसटीआईज, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। इचिंग होना, फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, पेन होना और स्वेलिंग होना, और ये सब चीज जेनाइटल्स में होती हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणाम क्या होते हैं? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। कई बार पेल्विक रीजन में जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाती हैं, अगर प्रेगनेंसी है तो एबॉर्शंस हो जाते हैं, और स्टिल बर्थ जो है वो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो डेड हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और कैंसर, ये सारी चीजें जो होती हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के दौरान हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अवॉइड सेक्स विथ अननोन मल्टीपल पार्टनर्स। अननोन पर्सन से सेक्स करना या मल्टीपल पार्टनर्स सेक्स के लिए रखना ये सही नहीं है, ये प्रिवेंशन का तरीका है। यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग द कॉइटस। हमेशा जो है वो बैरियर्स, किसी ना भी किसी तरीके का बैरियर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, और जैसे ही आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इग्नोरेंस नहीं करना चाहिए इन चीजों में। Though all person are vulnerable to these infections, their incidence reported। ये पहले भी बताया जा चुका है कि 15 से 24 सालों में ये पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा देखी गई है। और क्यों देखी गई है? इसका रीजन मैंने पहले भी बताया कि यहां पर अवेयरनेस, एजुकेशन की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम सेक्स एजुकेशन की बात करें खुलकर, एसटीडीज की बात करें खुलकर, तो लोग इससे अवेयर होंगे और इस चीज को, इसकी जो है प्रिवेंशन को पहले से ही फॉलो करेंगे। एंड देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल। प्रिवेंशन पॉसिबल है, इसलिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को एसटीडीज हो भी जाता है तो इस पर खुलकर बात करें अपने डॉक्टर से, फैमिली से, क्योंकि
सिर्फ 3 एसटीडीज को छोड़कर बाकी सारी एसटीडीज जो है वो क्योरेबल है। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर जो है वो एंड करूंगा। हमारे पास एक लेक्चर जो है वो अभी और होगा और ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।